अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे सियासी लिहाज से, जिसमें नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बार बार बात की जा रही है। मौजूदा हुकूमत भी ये बात कर रही है कि ख़त ख़िताबत मज़ीद तेज़ कर दी गई है और नवाज शरीफ साहब को यकीनी तौर पर पाकिस्तान जल्द अज जल्द लाया जाएगा। 8 हफ्ते का कहा गया था, जिसके ऊपर जमानत दी गई थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मगर जाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का नाम नहीं लिया। मगर हारून साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आइंदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। ऐसा क्यों समझते हैं, ये हारून साहब से हम जानेंगे। पॉलिटिक्स के बाद जब आगे बढ़ेंगे, कराची शहर के ऊपर बात करेंगे। कराची के दीगर मसाइल के साथ साथ सबसे बड़ा और अहम मसला आजकल सिर्फ बारिश है। चंद बूंदें बरसती हैं, कराची के जो हालात हैं वो हम सब के सामने आ जाते हैं। कराची में इस वक्त भी बारिश के बाद यकीनी तौर पर जो तमाम मनाजिर आप देख रहे हैं, और सुबह से 92 न्यूज़ बार बार इस चीज़ को दिखा भी रहा है, कराची के जो हालात हैं। उसके बाद फौज भी वहाँ पर मसरूफ़ अमल है इमदादी कार्रवाइयों में। सिविल इंतजामिया वहाँ पर क्या कर रही है और अब तक क्या क्या इक़दाम किए जा सके। कराची शहर का आखिर वाली वारिस कौन बनेगा, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। आटे के क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4 माह के तातुल के बाद पोलियो के खिलाफ जो एक आगाही मुहिम है, पोलियो जो एक मुहिम है जिसका इनेकाद किया जाता है, एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है। क्या क्या अहम मसाइल हैं जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, और कौन कौन से अहम इनिशिएटिव हैं जो कि पोलियो कैंपेन के साथ किए जा रहे हैं। सबसे पहले हारून साहब, नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग बहस है। सियासी मुस्तकबिल का फैसला आइंदा चंद हफ्तों में क्या होगा? नहीं, देखिए ना, अगर तो वो आते हैं 1 सितंबर को, उनके पेशे से मुलज़म का मौजूद होना ज़रूरी है। वो एक अपील उनकी है, 2 अपीलें उनके खिलाफ है नायब की। गल्फ स्टील मिल में उन्हें बरी किया था जज ने, और वही तारीख़ी अरशद मलिक ने। अच्छा। और इसमें अल अज़ीज़िया में उन्हें सज़ा हुई थी। अब उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, और वजह से भी ज़रूरी है मौजूदगी उनकी। वो इसलिए ज़रूरी है कि मरीम नवाज साहबा ये चाहती हैं कि चाचा जी चुप कर जाएं, अच्छा, वालिद साहब कुर्बानी दें, मैं बादशाह बन जाऊं। अच्छा, यानी कि वो पत्थर पे शहबाज शरीफ साहब की सियासत पे बरसे थे जो नायब के बाहर थे। जी, जाहिर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट माफ़ तो नहीं करेगी, ना हमें करेगी ना तुर्की को करेगी। एक मौलवी साहब हैं जो देखो जामे से बाहर हो जाते हैं रोज़। सद्दाम हुसैन से सब जानते हैं, वो पैसे लेते हैं, कज़ाफ़ी से लेते थे, कि अरब मुल्क के इंटेलिजेंस से भी उनके रवाबत हैं। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि इंडिया से भी नकद पैसे लिए हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इंज़माम को रोकने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट इसकी तरदीद नहीं कर सकती कि अफगानिस्तान से भी पैसे लिए थे। चलो मैं नहीं पूछ रही हूं क्योंकि आप बताएंगे नहीं, मैं पूछ भी नहीं रही बाप से। चलिए कोई बात यह है कि चीन की तरफ आप जा रहे हैं, ये नहीं है कि अमेरिका दुश्मनी में नहीं जा रहे, लेकिन वो बहरहाल ब्लैकमेलिंग के आदी हैं। इंडिया के अपने अज़ाइम हैं, और इंडिया भी जो है वो भी तो ट्रबल चाहता है ना पाकिस्तान में। एलानिया कहते हैं, जिस ज़माने में जी दोबल साहब इनके मेहमान होते थे, नवाज शरीफ साहब के घर तशरीफ लाए थे, उसी ज़माने में वो ऐलान किया करते थे ना कि बलूचिस्तान को अलग करेंगे और तालिबान की मदद से करेंगे। कौन से तालिबान? पाकिस्तानी तालिबान। उनके 3 ग्रुप अचानक इकट्ठे कैसे हो गए हैं? मैं तो इसमें ये सूंघ रहा हूँ, राह है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए कि यही वो लोग हैं ना जिन्होंने बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल किया। और राही थी ना जो अल्ताफ़ हुसैन की पुश्त पर खड़ी थी। तो अब ये इसमें इस्टेब्लिश होशमंदी का मुजाहरा इनको करना चाहिए। ये भी अब आग से खेलेंगे नवाज शरीफ साहब अगर ये करेंगे। देखिए उनकी इजाज़त से हुआ सब कुछ, और उनकी इजाज़त से मरीम को बताया गया कि चचा को पीछे हटा दो। और आपने ठीक कहा कि पत्थर जो है वो दरअसल शहबाज शरीफ क्यों चुप हैं? मसला ये है कि इतने सीरियस संगीन मुकदमात हैं, वो इससे एग्री नहीं करते। वो जो समझते हैं कि भाई खामोश रहकर जो मफाहमत हुई थी, ठीक, मफाहमत क्या हुई थी? मफाहमत हुई थी जी, मफाहमत के बगैर ही चले गए वो। किसके बीच 5000 प्लेटलेट्स किसके बीच हुई थी? 5 हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ। तो अब क्यों 5000 नहीं, वो बात ये कोई मानेगा? ये तो खामोश मफाहमत होती है ना, ये मानेगा ना वो इस्टेब्लिशमेंट मानेगा ना हुकूमत मानेगा। 5000 प्लेटलेट्स कभी किसी के होते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ लें। अभी आपको
कहानी ये है, वो शहबाज गिल तो ये कहते हैं वो केमिकल डाल दिया जाता है, उससे ये साबित होता है। ये वो बाद लोगों का ख्याल ये है कि वो टेक्निकल स्टाफ होता है उससे मिलकर किया गया, इसलिए कि लेबॉर्ट्रियाँ नहीं करती हैं, ये याद रखें। लेबॉर्ट्रियों की साख का मसला होता है। डॉक्टर फैसल से नहीं पूछना चाहिए? डॉक्टर फैसल साहब अब अल्लाह जाने अपनी सादा लाई में उन्होंने क्या, देखिए ना ये डॉक्टर फैसल भी रीजनेबल आदमी है, मैं उनसे मिलता रहूँ, यास्मीन राशिद बड़ी माकूल आदमी, सब घबराए हुए थे, हाथ पाँव फूले हुए थे, मुमकिन ऊपर से कहा भाई वो तो 5000 रुपये तो जबड़ों से लहू आने लगता है, जिस्म के और हिस्सों से भी खून निकल सकता है। तो वो गए और वो अच्छे भले घूम रहे हैं और इलाज भी नहीं कराया। वो कहते हैं जी कोरोना की वजह से नहीं कराया। वो भाई कोरोना की वजह से क्या सारे मरीजों का इलाज बंद हो गया बरतानिया में? उनका बंद हो गया ना नवाज साहब का, सिर्फ कॉफी पीने की इजाजत। एक खरबपति आदमी को क्या मसला है, उन्हें आना पड़ेगा। ये मफाहमत के तहत वो गए हैं, इन्हें सूट करता था कि यहाँ स्टेबिलिटी हो जाए, चले जाए, जैसे मुशर्रफ के ज़माने में चले गए थे, स्टेबिलिटी हो गई थी। अब वो मुआहदा उन्होंने तोड़ डाला है। अच्छा है ना, वो मौलाना फजलुर रहमान से कह रहे हैं कि जी आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि पहले तो हमने बेट्रे किया आपको, आइंदा नहीं करेंगे। और बिलावल से भी रब्ता कर रहे हैं। मौलाना साहब का किरदार क्या है हारून साहब? मौलाना साहब का बड़ा कमाल का किरदार है, जरा शेयर तो करें, हमें भी पता चले इस कहानी के राज। एक इजलास हुआ जामे शरीफिया में उनके मकतब फिक्र का, बड़े मोतबर उलमा जमा थे, वो प्रिवेल कर गए। वो लाल मस्जिद वाले वाक़े के बाद अक्सरियत ने कहा जहाद का ऐलान किया जाए। इनमें कुछ लोग हैं ना ऐसे जिनका पश्तून इलाकों से ताल्लुक़ है या अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है, तो वो प्रिवेल कर गए कि भाई जहाद का ऐलान करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें ठंडा किया। अच्छा। इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान की सर्वाइवल आईनी सियासत में है, पार्लिमानी सियासत में है। उन्हें ठंडा किया, मुकाबला किया। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता हमा वक्त है। जो लोग ये समझते हैं ना कि नहीं है राब्ता या वो उसके मुकाबले खड़े होते हैं, ज़रूर उन्हें खाना हंगामे हैं क्या क्या, चराग़े रहगुज़र को क्या खबर है। जिन चीज़ों पे बाद वक़्त तज्ज़िये किए जाते हैं उनके पीछे, हर खबर के पीछे एक खबर होती है, हर आदमी के पीछे एक कहानी होती है, और हर दास्तान के पीछे एक और दास्तान होती है। ठीक है, ये क्या समझते रहे हम कि हमको सियासी जमात समझते रहे, ये पॉलिटिकल पार्टी थी किसी तौर में। ठीक है, अभी वो कहते हैं राजा कह रहा हूँ वसीम अख्तर साहब का, मैंने नाले साहब कराए, मेयर कराची, उनके तो मशागल इतने हैं, उन्हें फुर्सत मुहैया ही नहीं होती, तो वो किस वक्त काम करेंगे। अच्छा, फिक्रमंद तो जी जी जी, फिक्रमंद रह सकते हैं। फिक्रमंदी तो 15 रुपये तो वो हुकूमत कहती है दिए थे, नाले साफ करने हों तो किए जा सकते थे, बदले भी करते। फौज को करना, आज भी फौज जो है वहाँ लोगों को घरों से निकाल रही है। तफसील से बात करते हैं सब कराची नहीं हो जी, उन्हें आना है या लाना है तो जेल जाना है, नहीं वो कोई मुआहदा नहीं है। और उन सब मरियम पेशी पर जाती हैं तो पत्थर बरस जाते हैं, नवाज साहब आके जेल की तरफ जाएंगे तो क्या हालात होंगे मुल्क के? क्या कुछ भी नहीं होगा। पहले क्या हुआ था जब वो जेल गए थे? मरियम साहब पेशी पे जाती हैं, अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। पत्थर बरसाना तो कोई काम ही नहीं है। चंद आदमी अगर चाहें तो पत्थर बरसा सकते हैं। किसी भी घर में भी बड़े बच्चे नहीं होते जो घंटी बजा के जो भाग जाते हैं। ये ट्रबल क्रिएट करने को इतने बड़ी मसला नहीं था, जबकि आपको हर तरह की फोर्सेस का ताबन मिल सकता हो। इसलिए तुर्की भी जो है, वैसे तुर्कों को मुबारकबाद देनी चाहिए भाई, 11.3 खरब मक्कब फीट गैस निकल आई है यकीनी तौर पे। इमरान खान साहब ने तो ऐसे ही ऐलान कर दिया था। बाद में मैंने उनके एक बड़े करीबी साथी से पूछा, वो हंसते रहे, कहने लगे 10-20 से ज़्यादा चांस नहीं था, हमें तो मालूम था, मगर ये अब तुले हुए थे कि भाई यहाँ से गैस निकल रही है और तकदीर बदल जाएगी। उनके चक्कर में खान साहब पे क्यों तनकीद नहीं हो, छोड़े। तुर्की में भी कोशिश आएगी, पाकिस्तान में भी कोशिश की जाएगी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को भी होश के नाखन लेने चाहिए, इमरान खान साहब को भी और अपोजिशन को भी। अगर ये मुल्क डिस्टेबलाइज होता है, देखिए मुल्क किस चीज़ पे चलते हैं, मुल्क का दिफा मजबूत हो, ठीक है, और हम मुस्तकिल तौर पे नहीं है। देखिए ना, ट्रबल तो वो क्रिएट कर सकते, क्रैकर फेंकेगा, बाढ़ तो लग रही है ईरानी सरहद पे भी। ईरानी सरहद से आपको पता है अरबों रुपए का तेल आता है
और कितना अरबों रुपए का टैक्स का नुकसान होता है, हो सकता है 50-100 अरब रुपए का होता हो। 8-9 बिलियन डॉलर की स्मगलिंग होती है अफगान बॉर्डर पे, क्यों नहीं अपना वो तार लगाने देते? इस पे एतराज क्यों करते हैं? फायरिंग करते हैं, बाज़ औक़ात आदमी मारे जाते हैं, इसलिए कि ये उनका रोजगार इससे बहुत से लोगों का वाबस्ता है। अफगानिस्तान में भी वो अमन नहीं चाहेंगे। अफगानिस्तान में इंडिया का रोल जो है वो इंडिया मज़ाहमत करेगा और वो चाहेंगे कि अशरफ गनी एंड कंपनी को इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए और वो अपना जो उनकी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उस पर उनका कंट्रोल रहे। लेकिन पाकिस्तान ने अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत ली है तो ये भी जीती जाए इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ को खामोश करा दिया जाएगा। एक मिनट, जो एक पश्तून लीडर हैं जो बलूचिस्तान के, उनके ईरानी इंटेलिजेंस से भी राब्ते हैं, उसके शवाहिद मौजूद हैं वजारत दाखिला के पास, अफगान इंटेलिजेंस के पास, वो तो उसकी तो तस्वीर भी मौजूद है, और लोग भी हैं जो ट्रबल जाएंगे। तो ये बड़ी सलीका मंदी की जरूरत है, बुज़दिली की नहीं। बुज़दिल का सफीना किनारे पर ही डूब जाता है, लेकिन ये शोर शराबा जो करते हैं ना, काम नहीं करते। ये सिंध में जो पीपल्स पार्टी का चैलेंज है, ये क्या चैलेंज है भाई? पुलिस के जरिए, और पुलिस वाले खुद इनसे उकताए हुए हैं। मेरी कुछ पुलिस अफसरों से बात हुई पिछले दिनों, वो खुद उकताए हुए हैं कि भाई जाए ना देई सिंध में। ये कराची में बैठ के ये रोज अली ज़ैदी साहब इतने ट्वीट करते हैं, मुझे हैरत होती है, इनके पास इतनी फुर्सत है। और वो मैरी टाइम का ये कर रहे हैं, फलां बैरिया के कर रहे हैं, फलां लोगों को अपडेट दे रहे होते हैं, दे दें ना, अपडेट भी दें, वो काम भी करें। वो देई सिंध में अगर ये जाके लोकल अलायंस बनाएं, और इसका पीपल्स पार्टी से जब तक निजात नहीं होती उस वक्त तक सिंध में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। नया टारगेट है ये राह का। बलूचिस्तान में तो बड़ी हद तक काबू पा लिया, कबायली पट्टी में पा लिया। बहरहाल वो जैसे वो दोहराया जाता है हर रोज उनका जुमला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि जंग अभी जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ बुनियादी तौर पर जंग हमने जीत ली, कमर उनकी तोड़ दी है, मगर ये जंग अभी भी जारी है। देखिए वो पीटीएम की भी सरपरस्ती की जाएगी, ये 3 ग्रुप मुत्तहिद हो गए, और सियासी तौर पर भी ट्रबल होगी, आदम इस्तेहकाम पैदा किया जाएगा। इसमें मुझे बाज़ औक़ात ये गुमान होता है कि वो आ भी सकते हैं। नवाज शरीफ अगर ना आए तो उनकी दौलत भी खतरे में है, जो खास तौर पे यहाँ है, क्योंकि अगर वो पेश नहीं होते और फैसला हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं वो कर सकते। सारी जिंदगी की कमाई है, कहाँ डूबने देंगे? हारून साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के साथ इस हुकूमत का इलाज भी कर रहे हैं। ये हुकूमत का इलाज वो कैसे कर रहे हैं? हुकूमत का क्या इलाज कर रहे हैं? अभी तो जो दवाई दी है, राना साहब कहते हैं जो दवाई दी है वो हजम नहीं हुई इस हुकूमत से अभी, तो कौन सी दवाई और कैसा इलाज है? ये मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को दी है कोई दवाई जो हजम नहीं हुई? ये तो फिक्रबाजी है ना जी। देखिए ना, ये इक़्तिदार की जंग है। हाँ। इस जंग में अगर मरियम जो है अपने चचा को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है और वालिद साहब को मुसीबत में डालने के लिए तैयार है, देखिए ना वहाँ वो आराम से बैठे हुए हैं, और वहाँ वो आराम से यूं ही नहीं बैठे हुए, छतरी लेके सैर नहीं कर रहे, कॉफी नहीं पी रहे। वो जो 300 जायदादें हैं जो बरतानवी हुकूमत की मदद से पोशीदा रखी गई हैं, जाहिर है उसमें MI6 का भी कोई दखल होगा। कंपनी दर कंपनी एक तय है, दूसरी प्याज की तरह पता नहीं कितनी तय है, की परतों की तरह। तो वो उसमें अंदेशा था ना कि मरियम का हिस्सा जो है वो हड़प ना हो जाए। ठीक है, तो वो वकला से जाहिर है उन्होंने मुलाकातें की, वहाँ इलाज के लिए फुर्सत नहीं मिली, मगर वो जायदाद के मामला उन्होंने सीधे। शहबाज शरीफ साहब ने खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया, अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ साहब की है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से पूछ-गुछ की जानी चाहिए और उन्हें बुलाया जाना चाहिए। ज़रूरत हो तो इस सिलसिले में कानून साजी भी करनी चाहिए। बरतानवी हुकूमत उन्हें नहीं भेजेगी, आएंगे तो वो अपनी मजबूरी से आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दावे किए थे कि वो आएंगे और ये होगा और फलां होगा। नून लीग अभी भी दावा अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ भी भागना चाहते हैं। नून लीग भी दावा कर रही है कि जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब खुद शुरू ही नहीं हुआ जो काम तो मुकम्मल। वो कहते पहले भी गिरफ्तारी इन्होंने दी, मरियम भी आई, नवाज शरीफ साहब भी आई, गिरफ्तारी तो पहले भी भाग गए थे ना, वो तो इलाज के लिए गए।
इमरान खान साहब ने खुद जद्दा इलाज के लिए गए नहीं, वो तो पहले की बात, अभी की कितनी दफा भाग गए जिंदगी में। चलिए अभी की हुकूमत में तो इमरान खान साहब नहीं जा सकते। ये जब बेनजीर की हुकूमत आई थी 93 में तो भाग गए थे ना, अपना कमर की तकलीफ हो गई थी शहबाज शरीफ का, तो अपोजिशन लीडर परवेज इलाही थे। तो अभी भी तो कई मसाइल हैं हारून साहब जिनका शिकार हैं और वहां पर उन्हीं के इलाज के लिए गए। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, छोटी सी इलाज के लिए गए हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इस चीज को अनाउंस किया है कि वो इलाज की गर्ज से उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। अब ये शहबाज शरीफ साहब जमानती थे, उनसे पूछगछ होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरह से सिंध के हवाले से हारून साहब ने बात की है, कराची के अहम मसाइल और उनका हल किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, इसके साथ साथ आटे के क्राइसिस के हवाले से खुसूस तौर पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आटा क्राइसिस और सिंध का जो इसमें रोल है हारून साहब वो जानूंगी, मगर सिंध का रोल जो कराची को तबाह करने में है, पीपल्स पार्टी का जो रोल है, इससे मुताल्लिक बात करते हैं। महकमा मौसमियात बार बार ये कहता रहा, अभी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि उनकी जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, फिर सिविल इंतज़ामिया काम क्यों नहीं कर सकी? नहीं, करना ही नहीं चाहती ना, वो काम करें या अपना जो मशागल हैं वो पूरे करें, जो उनके मसाइल हैं वो हल करें। वो देखो उनके सियासी मसाइल हैं, करप्शन के केसेस हैं, हुकूमत को बचाना है, नए ज़िला बनाया है, कंट्रोल बाकी रखना है हर कीमत पे, भुट्टो को जिंदा रखना है, भुट्टो को जिंदा रखना है। तो जाहिर है, देखिए सिर्फ एक छोटी सी खबर से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि शहरी सिंध के साथ क्या सलूक हो। वैसे तो देही सिंध में भी बर्बादी ही बर्बादी है, खंडरात ही खंडरात हैं, गलियों में गटर बह रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नौकरियां देते रहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ये भुट्टो की भी स्ट्रेटेजी थी कि कुछ लोगों को ख़रीद लो, कुछ को जो दबा कर रखो, ये उसी स्ट्रेटेजी पे अमल कर रहे हैं। भुट्टो इस लिहाज से जिंदा है, इसमें कोई शुबह नहीं है। 40,000 मुलाजमतें एक सर्वे के मुताबिक देही सिंध के लोगों ने शहरी सिंध के कोटे पे हासिल की। पहले ही 40% है, उसमें 35,000 अब भी देखो ना डोमिसाइल बना लेते हैं कराची का। अब 11,000 रिटायर हो चुके हैं, 35,000 अब भी सर्विस में। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहरी सिंध के कोटे पे अप्लाई किया है। देही सिंध का तो 60% कोटा है ही। अब्दुल हमीद चन्नडो एक साहब हैं, ठीक है, वो रीजनल डायरेक्टर थे हैदराबाद के कॉलेजेस के, ठीक है। अब उन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है पूरे सिंध का। उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर अफसर मौजूद हैं। अब ये कौन चाहता है और क्या क्यों चाहता है, ये बात वाज़ेह है। देख, कल एक गलती हमसे हो गई कि 25-30 मिलीमीटर बारिश हुई है, वो बाद में ज़्यादा बारिश हुई थी। उस वक्त तक फिगर जब मैंने चेक किया था उस वक्त यही कितनी थी, लेकिन ये बाद में ज़्यादा हुई, 100 मिलीमीटर की। अच्छा, बारिश जो है वो उसकी पेशगोई तो बहुत पहले महकमा मौसमियात ने कर दी थी। मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी। मैंने आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान का महकमा मौसमियात जो है दुनिया के 8 बेहतरीन महकमा मौसमियात में शुमार होता था। मालूम नहीं अब सूरत हाल गया, लेकिन अब भी बहुत अच्छा है प्रेडिक्शन। बारिशों के मामले में अब ये पुराने हालात नहीं है, बहुत जदीद निज़ाम है। तो अगर करना चाहते हैं, आज सरजानी टाउन में यूसुफ गोट में तो फौज ने लोगों को निकाला है जी, फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गले तक बाज़ जगह पे पानी था, गाड़ियां डूबी पड़ी, बह रही हैं पानी में। हाँ जी, तो घरों में दाखिल हो गया पानी, मगर कोई तैयारी की नहीं। नालों की सफाई तो ये किस्सा शुरू बारिशों से बहुत पहले हम पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई नालों की सफाई करनी चाहिए। हर काम फौज को क्यों करना पड़ता है? ये एक सवाल है। तनकीद भी होती है, मगर एक सवाल भी अपनी जगह पे आज भी मौजूद है कि हर काम फौज क्यों करे। दुनिया के किसी मुल्क में ये तमाशा कभी नहीं देखने में आएगा कि फौज ने कहा सी आपका बंदोबस्त करे। यहाँ देखो लाहौर का कल वो अखबार लहरा रहे थे, लाहौर में आज तो मैं बड़ी सड़कों से गुजरा हूँ, किसी जगह पे कोई पानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जमा होता है, निकल जाता है। तो हालांकि यहाँ भी बहुत अच्छा निज़ाम नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कंपैरेटिवली तो बहुत ही बेहतर है। जाहिर है कुछ ना कुछ काम तो शरीफ बरादरान ने किया ही था लाहौर में, इसलिए लाहौर से उन्हें वोट मिलते हैं। कराची से उन्हें क्यों नहीं वोट मिल जाते? अगर कुछ काम किया होता
तो कराची में ये ठीक है कि बहुत पॉपुलर तो वो कभी भी नहीं थे। वैसे कराची से फिर सिंध ये पीपल्स पार्टी को क्यों मिलता है हारून साहब, कि सिंध से पीपल्स पार्टी को मिलता है वोट, वो क्या काम? देही सिंध से मिलता है ना, कराची शहर से तो बहुत थोड़ी सीटें मिलती हैं। यानी होते होते तो नौबत यहाँ तक आगे के बिलावल भुट्टो हार गए। उस कमेटी का भी इजलास हुआ है जिसमें ये तीनों लोग फरीक के तौर पे हैं। हाँ, अब ये मालूम नहीं वो कमेटी कुछ करती है या नहीं करती, लेकिन बाहमी एतमाद का रिश्ता तो नहीं है। और हर तरह की तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि गवर्नर राज लगाया जाए, ये किया जाए, वो जाए। मगर मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था, मुकाबला सियासी मैदान में हो सकता है, जब तक इससे जान नहीं छूटेगी, इससे सिंध से सेहतमंद सियासी क़यादत उभरनी चाहिए। देखिए ना, देही सिंध का ये हक है, वो पसमानदा रह गए तालीम में। वैसे तो पूरा सिंध ही जो है वो लूटा ही गया, उसमें देही की क्या बात है और शहरी की क्या बात है ना। तालीमी इदारों का हाल यह है कि वजीर तालीम ने कहा कि 1 लाख टीचर ऐसे हैं जो खुद लिख पढ़ नहीं सकते। टीचर उस्ताद, हाँ, वजीर तालीम ने कहा, 4-6 महीने पहले की बात है। और कितनी गंदम चोरी हो जाती है, 10,000 रुपये की गंदम भी कभी सरकारी गोदाम में रखे, कभी गंदम भी चोरी हुई है। 70,000 बोरियाँ थी, ये कितनी थी, चोरी हो गई, और चोरी होगी गायब हो गई। वो जो कोटा होता है थर का, वो भी चोरी हो जाता है, वो भी वहाँ नहीं पहुँचता। तो ये तो इसका तो कोई मुस्तकिल हल तलाश करना पड़ेगा, और हल सियासी है। देखिए, अगर वफाक मुदाखलत करता है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, तो आप मौका देंगे दुश्मनों को, क्या है, और ताक में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं दोहराता हूँ, कि खौफ का शिकार हो के आप हिकमत अमली बनाएं, मगर ये है जो कार्रवाई करनी है वो करें, और ये इनको एक्सपोज करें। लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें? नहीं, जाहिर है कि लोगों को उनके हाल पे कैसे छोड़ा जा सकता है। तो अगर विफाक उसमें पेशकदमी करेगा तो यकीनी तौर पे दुश्मन भी सामने आएगा। करे ना, जितनी करनी चाहिए आइन के हुदूद के अंदर करे। लॉन्ग टर्म पर कुछ फौरी करने के काम होते हैं जो फौज कर रही है, जो मरकज ने भी किए हैं। अब देखिए ना, बारिश का जो पानी जमा हुआ, एक तो ये है ना कि काम करते ही नहीं, जिस चीज में नकद पैसे नहीं मिलते उसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। दूसरा ये है कि महकमों के कोऑर्डिनेशन का क्या हाल है। वो ग्रीन लाइन के जो खंबे बने हुए हैं, वो पिलर्स, खंबे नहीं, तो वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। वो वैसे मुकम्मल भी तो होने तो उसमें भी वो भी वजह बनती है, खुदाई हुई है। मैं आपको पिंडी का एक वाक़या सुनाता हूँ, 15-20 साल पहले की बात है, इससे कुछ ज़्यादा हो गया होगा। इट वॉज 89, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। एक सुबह जब हम घर से निकले दफ्तर जाने के लिए, अखबार गए, तो पुल पर पहुंचे तो वहाँ पुल ही नहीं था। पुल ही नहीं था? हाँ, एक पुल था, वो मौजूद ही नहीं था। वो पता चला कि फिर किसी ने कहा कि इधर से एक रास्ता है। अब वो तो अपना नाला है लई, तो वो उसमें से गुजरना पड़ता है, उधर से दरिया कोरंग का पानी आके मिलता है। तो इधर से रातों रात वो किया, सुबह वो बहुत तेज़ी के साथ जो लोहे के पुल बनाए जाते हैं जी जी। और एक दूसरी तरफ सड़क थी, उसकी फिर अगले दिन में कुछ मरम्मत भी की। अच्छा। वो खुदाई की ना रात को, सावन का मौसम है, खुदाई हो गई, सड़क के पुल के दोनों तरफ खुदाई की, बजायर उसको गालबन मजबूत बनाने के लिए। सामने हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। मगर हुआ क्या फिर? हुआ कि जब वो दोनों तरफ से खुदाई हो गई और उसमें सावन बरसा, पिंडी में तो आपको होता है क्लाउड बस्ट होता है ना, वो 6-6 घंटे इतनी तेज बारिश होती है कि इमारतों के अंदर, अब तो कई साल से अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ, लेकिन वो पानी इमारतों के अंदर, घरों के अंदर दाखिल होता है 8-8 फुट तक, थोड़ा सा नहीं, कराची से भी बदतर हालत होती थी। तो वो जो दोनों तरफ से जो मिट्टी खुदी, तो सड़क के नीचे जो मिट्टी थी जब वो चली गई तो पुल कैसे बाकी रहता। वो तो बाद में जो है बड़ी तेजी के साथ पुल एक बनाया गया, फिर दोहरा बनाया गया। अब फिर वहाँ कुछ काम हो रहा है कि भाई ये एक मुसीबत पड़ी रहती है हर वक्त। एक मुसीबत कराची में भी तो है हारून साहब, वो भी कराची की मुसीबत तो किसी तरह खत्म होने में नहीं आती जब तक भुट्टो जिंदा है। कराची वालों को वो जो लिसानी बिल जो लाया गया था, कैसे हंगामे हुए थे, और उस वक्त से वो नफरत का एक लामतनाही सिलसिला। आगाज तो पीपल्स पार्टी ने किया था, भुट्टो साहब ने किया था, और उनके टैलेंटेड कज़न जिसे वो कहते थे मुमताज़ भुट्टो ने किया था शुरू। देखिए, इसमें देही सिंध को और शहरी सिंध को मुतसादम कराया गया है। इंडिया ने इससे फ़ायदा उठाया, अभी भी वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
वहाँ सेहतमंद सियासी कुव्वतें उभरें और उनकी मदद की जानी चाहिए। ये हमारे जो पीटीआई वाले हैं ना, ये बातें बनाने के, कोई इनसे सीखे। ऐसे ऐसे दावे और ऐसी ऐसी बातें, अब उन चीज़ों को क्या दोहराना। ये जगह दुनिया यहाँ नौकरियां करने के लिए आया करेगी, और कितनी मुलाजमतें गई हैं शुमार नहीं की जा सकती। वो तो कोरोना की वजह से। इनको एक ट्विटर का शौक है, एक सोशल मीडिया का शौक है, काम नहीं करना। दुनिया के साथ इन टच रहने के लिए वो वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कराची में रहते हैं, इनके इस्लामाबाद में रहते हैं ज़्यादातर। मैंने तो उन्हें इस्लामाबाद में देखा, कराची में तो शायद नादिर ही रहते हैं। जैसे आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म होता था वो पिंडी में पढ़ा रहता था, कश्मीर हाउस में कोई महलनुमा जगह है। तो K4 का भी मरकज़ी हुकूमत जो है वो सुनने में तो यही आ रहा है कि जिम्मेदारी ले रही है। अच्छा। 10 साल से पड़ा हुआ है। ओ भाई, अगर उसको करना है, आपके पास नजीब हारून जैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं मांगा, कभी कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, जो रोज अव्वल से आपके साथ है। इसी तरह के कुछ और भले आदमी तो चुप बैठे हैं नजीब हारून साहब। अच्छा, वो जमील साहब हैं, पूरा नाम उनका क्या है, वो हैं। कुछ लोग हैं कराची में, भले लोगों की, कहीं हर जगह दुनिया में अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करें, उसको मुकम्मल करें। अली ज़ैदी साहब अच्छे नहीं हैं, अली ज़ैदी साहब अच्छे नहीं हैं, फैसल वाउडा अच्छे नहीं हैं, बड़े अच्छे हैं, इमरान इस्माइल साहब अच्छे नहीं हैं, आरिफ अलवी साहब अच्छे नहीं हैं। कौन कौन से नाम इतने अच्छे हैं कि इनकी तारीफ के लिए लफ्ज ही नहीं मिल सकते, लेकिन काम तो करना चाहिए ना। कोई काम के आदमी भी चाहिए ना। ये है दर्शनी पहलवान। अच्छा, हाँ, ये है बातें करने वाले। इनमें से मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि 1 साल हुआ आपने कभी रब्ता ही नहीं किया। मैंने कहा मैं क्यों आपसे रब्ता करूं? मैंने जो आपकी मदद हो सकती थी की या नहीं की? आपने ज़्यादा मदद की थी इमरान खान की या मैंने की थी? बड़े बड़े मनसबदार थे। मैंने कहा आपको एक दफ़ा फ़ोन किया था, 5 मिनट होल्ड कराए रखा, इसके बाद कहा घर का नंबर के। मैं क्यों आपको फ़ोन करूँ? मुझे आपसे क्या काम है? मैंने सेनेट का टिकट लेना है, सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, या हुकूमत से मुझे कोई काम रहता है, तो मैं क्यों आपसे मिलूँ? अपने काम से काम रखें। ये लोग तो ये बड़े कमाल के हैं सारे, काम धेले का नहीं कर सकते। काम धेले का नहीं। चलिए आटा क्राइसिस पे आते हैं। आज के पाव भर अनाज के। आटा क्राइसिस के ऊपर आते हैं। आटा क्राइसिस बड़ा सिंपल है जी। हुकूमत की रेट ही नहीं है भाई। 60-70 ट्रक जो हैं वो तो खैराबाद पुल से गुजर जाते हैं या दूसरी तरफ से कहीं से गुजर जाते हैं। सब लोग जानते हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। उधर रहीम यार से जा रहा है आटा सिंध। अब वो कैसे रोक सकते हैं आप उसको? वो बीच में तो जहाँ रहीम यार खत्म होता है वहां से, और ये सबसे बेहतर गंदम पैदा करने वाले इलाकों में से एक रहीम यार खान, देखिए बेहतरीन किसान है और बेहतरीन गंदम, बेहतरीन बीज इस्तेमाल करते हैं। सिंध हुकूमत गंदम जारी ही नहीं कर रही। अब अफगानिस्तान तो भाई गंदम जानी है। जब आपको यह पता चल गया कि गंदम कम पड़ गई है तो बर वक्त क्यों नहीं मंगवाई? चीनी का भी जो असल में क्राइसिस है ना, सही है, एक्सपोर्ट की जो इजाजत दी उसकी कहानी सबको मालूम है, ठीक है, मगर फरवरी में ECC में तजवीज़ पेश हुई जिसको वज़ीर ख़ज़ाना ने मुस्तरद कर दिया। फरवरी में, इमेजिन मार्च में। अब आगे क्या हालात होंगे मुख्तसर से फिर ब्रेक पे जाएंगे। चीनी सस्ती थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब महंगी हो गई है। अब आते आते वक्त लगेगा ना, वक्त लगेगा और आवाम अभी 21 रुपए मन गंदम बिक रही है हर जगह पे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, पोलियो के हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पोलियो के हवाले से हारून साहब बात करेंगे। पूरी दुनिया को अगर हम सामने रखते हैं, वैक्सीन का इस्तेमाल किया और पोलियो से जान छुड़ाई। सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर पोलियो अभी भी बाकी है। सवाल ये है कि सिर्फ पूरी दुनिया की तरह यहाँ के लोगों का भी माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है। पोलियो वैक्सीन के बारे में लोगों का जहन बदला कैसे जा सकता है? ये एक बड़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर जहन बदला जाएगा तो या बच के सवाल का जवाब देता हूँ। आपको एक मैसेज पढ़ के सुना दूँ, अभी मुझे भेजा है एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत ने, जिनका ताल्लुक अदालती निज़ाम से भी
वास्ता रहा है और बहुत बड़े स्कॉलर हैं। अभी आपकी गुफ्तगू में कोटा सिस्टम का जिक्र सुना, शायद आपके इल्म में हो कि वफाकी शरई अदालत 1992 में इसको शरीयत से मुतसादम करार दे चुकी है। ठीक है, ठीक। वफाकी शरई अदालत इसको, हुकूमत ने इसके खिलाफ अपील दायर करके फैसला मुअत्तल करवा रखा है और आज तक इसकी समाअत नहीं हुई। आज तक 92 से आज तक ये बड़ा तफसील तलब है, 28 साल बात करेंगे। ठीक है, अगर ये फैसला नाफिज हो जाए तो बहुत से फतनों से मुल्क बच रहे। देखिए दुनिया में बड़ी वबाएं फैली और वो ख़त्म भी हो गई। चीचक की वबा फैली जिससे करोड़ों लोग मरे, और वो जो स्पेनिश फ्लू था और वो हैजे की वबा भी फैली, जो स्पेनिश हम उसे कहते हैं, सारी दुनिया में वो फैल गया था, ज़ाहिर यूरोप में और दूसरे। अमेरिका में पोलियो से लाखों आदमी मरे, अपाहज हुए, मासूरी का शिकार हुए, मरे भी कुछ लोग। और देखा अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिकुल्लि दाइन दवा, हर चीज़ की दवा है। वो दवा आपको कभी तो इत्तफाकन मिल जाती है और कभी आपको बड़ी जुस्तजू से तलाश करनी पड़ती है। ठीक है, दुनिया में जो बॉडी की बीमारियां पैदा हुई हैं और उनके भी इलाज इस हद तक तो दरियाफ्त हो गए कि अब अमवात कम होती हैं। हमने इससे निमट लिया, कोरोना से निमट लिया। तो ये क्या चीज़ है? देखिए वही तबका जो दहशत गर्दी में मुलव्वस था, उसी ने ये प्रोपेगेंडा किया कि इससे बांझपन पैदा होता है। अरे भाई 2 नस्लें गुजर गईं, तुर्की में, मलेशिया में, तमाम आलम अरब में, मराकश में, इंडोनेशिया में, कहीं ये सवाल नहीं उठा। आज भी कोई पाकिस्तानी जो उम्रा करने जाता है, हज करने जाता है, तो वो पोलियो के कतरे से पिलाए जाते हैं। जी, वो तो लाज़िम। तो क्या आप फिर उससे क्या होता है भाई? ये तो एक हिफाजती तदबीर है और दुआ अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, तारीख़ी तजुर्बा है इंसान का। ये देखिए कि कोरोना में जो फंसे ना, इससे फिर मसला बढ़ गया। कोरोना में मुब्तला होने की वजह से जो फियर और किसी हद तक पैनिक पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र है बड़ी हद तक तो बढ़ गया। आज तो सिर्फ 12 डेथ्स हुई है, 935। लेकिन हारून साहब ये कि हमें इस पोलियो के किस तरह से लड़ना है? जी जाहिर है एक लंबी जंग इंसानियत ने इसके खिलाफ लड़ी है। $5 बिलियन मुल्कों को इमदाद दी गई है, 2 करोड़ रज़ाकारों ने इसमें काम किया। होता क्या है, अब कुछ लोग तो मार ही दिए गए वर्कर, जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे, और कहीं खौफ इतना ज़्यादा होता है कि वो निशान लगा के चले आते हैं। इसका इलाज है टेक्नोलॉजी में, इंडिया में इसका इलाज किया गया। मगर वो इंडिया में जो इलाज के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, जो इक़दाम वहाँ किए गए, पाकिस्तान के अंदर उनको अडॉप्ट नहीं उस तरह से किया जा सकता है ना, उसको करना चाहिए ना, टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए ना। अब आपका आलम यह है, लाहौर शहर में मैंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट जाके देखा था, कोई गली जो आप पॉइंट आउट करें वो आप देख सकते थे, उसमें कौन हरकत कर रहा है, कौन सी गाड़ी जा रही है। अब 800 में से 300 कैमरे ख़राब हैं। कराची में भी यही सूरत हाल है। आपको पता है अब तो ट्रैफिक के निज़ाम को मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उसका सुराग लगाया जा सकता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात तो शख्सी मुदाखलत ज़रूरी होती है, वो एक रेड निशान आ जाता है कि यहाँ ट्रैफिक जैम है। IT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है, और करंतना तो करना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पे अब ज़रूरत है। अब उस तरह ज़रूरत नहीं है कि पूरे इलाके को, बन्नू वगैरह में मसला ज़्यादा है और कुछ पश्तून इलाकों में है जहाँ मासूम लोगों को धोखा दिया गया है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई है। जाहिर है कोई ये तो नहीं गवारा कर सकता कोई आदमी के उसके बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल ही तारीख हो जाए, ख़ानदान ही ख़त्म हो जाए। ख़ानदान तो बहुत अजीज़ होता है आदमी को। मतलब कोई प्लाजा है, कोई एक घर है, कोई एक छोटा सा इलाका है, कोई एक गली हो सकती है मैक्सिमम, उसकी निगरानी की एक तो हिफाजती बंदोबस्त किया जाए। इसलिए पूरे मुल्क में मसला नहीं है ये चंद हिस्से हैं जहाँ ये कोरोना वायरस की तरह नहीं है। हाँ। ये चंद इलाकों में है और एक ख़ास यानी लिसानी गिरोह में ज़्यादा है, जो सादा लोग हैं उन्हें उकसाया गया है
उन्हें गुमराह किया गया। एक तो जो टीमें जाएं जहां जरा सा भी खतरा है, उनकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। टीम कुछ कम है आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर? टीमें बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है? देखिए हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से बहुत मैन पावर मौजूद है। सरकारी मुलाजम हैं जो फारग हैं, बल्दियात के मुलाजम आजकल क्या कर रहे हैं, स्कूलों के हमारे पास फारग रहे, भी जरूरी है, फारग रहे, पढ़े लिखे पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा फिर ये कि रजाकार मुहैया हो सकते हैं। अगर आप मोटिवेट करके 6 लाख की टाइगर फोर्स बना ली तो इस काम के लिए भी उन्हीं में से भी लोग मुयस्सर आ सकते हैं और उनका एहतियात से इंतखाब करना चाहिए, हिफाजत का उनका बंदोबस्त करना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखिए एक साबिक वज़ीर दाखिला थे जो हरी टाई लगाते हैं, वो 1 अरब रुपए का मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट था सेफ सिटी का इस्लामाबाद का, तो वो कह रहे थे कि इसको 9 अरब का तो करें किसी तरह। ठीक है। अब ये जो करप्शन है ना, ये हर जगह ये दीमक की तरह माशरों को खाती है, जहल और फिर ऊपर से करप्शन। अब तो पॉलिटिकल पार्टियां मुल्क में ऐसी हैं ना जो क्रिमिनल्स के गैंग हैं अंदर। लेकिन पीटीआई का टाइगर फोर्स के लिए हवाले से तजुर्बा बड़ा शानदार है, उनके मुताबिक तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। हर 2 ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आप भी थोड़ी रहनुमाई फरमाएं, किनसे ली जा सकती है? 2-3 पॉइंट समझ लें। एक ये कि करंटीना होगा लेकिन माइक्रो सतह पे, निचली सतह पे, महदूद सतह पे। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ठीक है। एक ये है कि वहाँ कैमरे मौजूद होनी चाहिए। दुनिया में अब ये टेक्नोलॉजीज बहुत सस्ती हैं, आईटी का इस्तेमाल करें, इसको श्योर करें और इसकी एक मुद्दत मुकर्रर करें। इस तरह नहीं होता कि बस कोशिश कर रहे हैं देखेंगे। जैसे FATF के पे मामले पे एक ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रही है ना बाद पार्टियाँ। जी। और देखिए कमाल ये है कि वो ममालिक जो FATF के पे पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं वही इन पार्टियों की मदद भी कर रहे हैं। इसी तरह इस मामले में भी ठीक है, जो लोग खराबी पैदा कर रहे हैं उनको गैर मुल्की मदद भी हासिल है। इन चीज़ों को उजागर भी करना चाहिए, मीडिया हमारा भी फर्ज है, हमारा भी यकीन तौर पे। आपने गैर मुल्की इमदाद की, हारून साहब 2 ऐसे मामलात हैं। एक कहा जाता है एक जो मिथ लोगों को इस वैक्सीन से दूर रखने के लिए, एक ये कहा जाता है कि शायद वेस्टर्न स्पाई जासूसी के एलिमेंट के लिए वैक्सीन पिलाई जाती है। एक ये कहा जाता है कि सिर्फ पोलियो की वैक्सीन ही क्यों दी जाती है और भी तो बहुत सारी बीमारियां उनकी वैक्सीनेशन, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो जासूसी वाला है ना, ये तो इतनी मुज़िका खेज बात है कि भाई ये रायवंड रोड पे फला मोड़ पे 2 दफा हादसा हो गया था। अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। मोटरवे जब बनी है, आपको भी जाना होता था इस्लामाबाद मोटरवे से, तो शुरू के 1 हफ्ते में कई ट्रक उलट गए साल्ट रेंज में। जी। इसलिए कि चढ़ाई है ना, उसका तजुर्बा नहीं था। अब तो कोई ट्रक नहीं उलटता, अब तो कोई एक वाकया भी नहीं होता ना। आप वहां जाते हैं, आप देखते हैं कि ट्रक बहुत स्लो, वजन ज्यादा लादने के आदि हैं, मगर ये कोई 4-5 किलोमीटर की स्पीड से वो 10 मिनट का फासला जो है वो पौन घंटे में, आध घंटे में तय कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं होता। भाई वो तो एक वाकया है, एक आदमी था और उसने उसामा बिन लादेन के सिलसिले में उसे इस्तेमाल किया गया, उसने ये टेक्निक इस्तेमाल की, बिल्कुल ही बचगाना बात है। तो बाकी चीज़ों की तो मैं बात आपसे कर ही चुका। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला एक हारून साहब ये कहा जाता है कि सिर्फ पोलियो वैक्सीन ही क्यों पिलाई जाती है? पोलियो के अलावा और भी बहुत सारी सी बीमारियां हैं जिससे बच्चे जो है मुतासिर होने का खदशा होता है। एक लोगों को इसलिए भी पोलियो से दूर रखा जाता है। पोलियो वैक्सीन 2014 में हारून साहब ये मामला भी उठा था कि सिर्फ पोलियो वैक्सीन ही क्यों दी जाती है? नहीं, कई वैक्सीन पिलाई। अच्छा भाई ये क्या सवाल है? पोलियो का मसला है इसलिए पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। ठीक है। और लोगों को हारून साहब बताना ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम देखने वालों को शुक्रिया। बताना ये बड़ा जरूरी है कि अगर हम पोलियो के खात्मे की बात करते हैं, सारी दुनिया में बर्बाद हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है इससे। अच्छा इसमें उलमा में अच्छे लोग भी हैं, उनसे भी मदद लेनी चाहिए कि लोगों को एजुकेट। बिल्कुल, उलमा से मदद लेनी चाहिए। और याद रखिए हम सबका फर्ज है, हुकूमत अकेली इस पोलियो को खत्म नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।